लोगे? बैठ के कर क्या रहे हो? चलो हैदराबाद, हैदराबाद स्थापना किसने की? निजामुल मुल्क ने। कौन है ये निजामुल मुल्क? ये वो आदमी है जिसने सैयद ब्रदर्स को एलिमिनेट किया, खत्म किया। ये और उसके चाचा अमीन खान दोनों ने मिलकर सैयद ब्रदर को खत्म किया। 1720 से 1722 दक्कन का इंचार्ज रहा। और दक्कन क्या है? पुल है। किसके किसके बीच में? दक्कन जो है ये पुल है। पुल किसके किसके बीच में? उत्तर, नॉर्थ और साउथ के बीच में। और साउथ का इंपॉर्टेंस क्या है? साउथ का इंपॉर्टेंस है मसाला। और मसाले की सबसे ज्यादा डिमांड कहां है? पश्चिम में। 1722 से 24 ये साम्राज्य का वजीर। लेकिन कल मैंने कहा ना, मैत्री का भाव बताने को, सन्मार्ग पे सबको लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। अब ये जो दुनिया में चीज है समझाना, ये शब्द बड़ा प्यारा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को तो समझा ले गए, दो लोगों को नहीं समझा पाए। एक अपने बेटे सांब को और एक दुर्योधन को। तो तुम दुनिया में सबको समझाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? सबको आराम से भड़काया जा सकता है, सबको आराम से समझाया नहीं जा सकता। जो मरा हुआ दिमाग है, बेचैन दिमाग है, वो भड़कता जल्दी है। और शैतान का काम है भड़काना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घूम घूम के इस देश के दलित लोगों से कहा कि भैया पढ़ो और ब्राह्मण बनो। और आज के नेता कह रहे हैं लड़ो और वापस दलित रहो। तुम पढ़ोगे, आईएएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। डॉक्टर बनोगे, जो पेशेंट आएगा तुमसे हाथ नहीं जोड़ेगा डॉक्टर साहब, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे भगवान हो। पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे और अच्छे सर्जन बन गए, एमडी बन गए, फिजिशियन बन गए, कोई तुम्हारी जात पूछेगा आगे किसी की औकात है? देखो कितना फर्क है। तुम समझा नहीं सकते सबको, भगवान नहीं समझा पाए, और तुम में से ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। ये बड़ा प्यारा शब्द है, समझाना।
भगवान कृष्ण किसको समझाए? अर्जुन को। लेकिन दुर्योधन को नहीं समझा पाए। और अपने बेटे सांब को नहीं समझा पाए। बेटा बेटा और ये दुर्योधन, इसके नाम पे एक बीमारी है, दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत लोग इसके शिकार हैं। ऐसे लोगों को बी स्क्वायर कहा जाता है, बॉर्न बदतमीज। 25 साल की उम्र में माँ बाप से कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है? अरे भैया तुम्हारा पॉटी सुसु साफ किया है, ये कम है। ये कम है क्या? खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया, कम है? तुम्हें 25 साल का कर दिया। ये हमेशा गुस्से में, ताव में, और गाली देंगे, दूसरे की बुराई करेंगे। गाली देना तो खैर अच्छी बात है, देना चाहिए। गाली दुनिया में 3 ही लोग देते हैं। एक आपके ससुराल वाले आपको देंगे, एक आपके बचपन के दोस्त, और एक हिजड़े। सोशल मीडिया में देखो कितना फेक अकाउंट बना बना के सब लिखते हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ओरिजिनल आकर सामने किसी गाली दे दो। गाली वाली बहुत अच्छी चीज है। 100 गाली सुनी कृष्ण ने, भगवान है, मजा ले रहे हैं। भीम गुस्सा हो रहा है, भीष्म गुस्सा हो रहा है, युधिष्ठिर गुस्सा हो रहा है, बलराम गुस्सा हो रहे हैं। वो सीन देखो महाभारत सीरियल में, सब गुस्सा हो रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अरे और वो तो कहो भगवान कृष्ण के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो शिशुपलवा उल्टा सीधा नाम बना के चंद्रमा की लैला जान ही नहीं पाते कौन है। समझाओ मत किसी को, खुद को समझाओ। जब तुम ताकतवर बन जाओगे तो तुम आदर्श बन जाओगे, और अगर तुम कमजोर बनकर किसी को समझाओगे तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। कमजोर बनकर मत समझाओ किसी को, चाहे तुम्हारा भाई बहन हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, किसी को समझाओ मत। ताकतवर बनो, ताकतवर, और ताकतवर बनकर आदर्श बनो। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें, पुल गाएं, पुल बनाएं, कविता लिखें तुम्हारे नाम पर, ये बेचारा निजामुल मुल्क मोहम्मद शाह रंगीला को समझा रहा कि सरकार कयामत आने वाली है। अरे बोला आने दे कयामत, मैं तो मुर्गा लड़ाऊंगा दरबार में, मैं ताश खेलूंगा, डबल दहला डबल हाथ। रंगीला अरे तब उस आदमी ने कि मारो भगाओ इसको। और 1724 में उस आदमी ने दक्कन की तरफ रुख किया और हैदराबाद में एक अर्ध स्वतंत्र राज्य, ऑटोनोमस स्टेट की स्थापना की। अर्ध स्वतंत्र, पहली बात, अर्ध स्वतंत्र, ऑटोनोमस स्टेट। ऑटोनोमस स्टेट इसलिए क्योंकि इसने अपने आप को सेंटर से डिटैच नहीं किया। सेंटर से डिटैच नहीं किया, जरूरी भी नहीं था। इसने अपने आप को सेंटर से डिटैच नहीं किया।
और हैदराबाद क्या है? पुल है, ये बात ध्यान में रखना है। दक्कन क्या है? पुल है। हैदराबाद यानी दक्कन, और दक्कन क्या है? पुल है, ये बात ध्यान में रखा। और अगर पुल खराब हुआ तो उत्तर और दक्षिण का व्यापार खराब हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है कि दक्कन को ही क्यों चुना, इस पुल को ही क्यों चुना। तो दिल्ली दरबार षड्यंत्र का केंद्र, षड्यंत्र का अड्डा। दिल्ली दरबार षड्यंत्र का अड्डा। और दक्कन में गृह युद्ध, सिविल वॉर। कल मैंने बताया मराठाओं के बीच सिविल वॉर, शाहू महाराज और ताराबाई। तो मौका बहुत अच्छा था। अब दिल्ली षड्यंत्र का अड्डा है। षड्यंत्र का अड्डा मतलब कॉन्स्पिरेसी का केंद्र, सेंटर ऑफ कॉन्स्पिरेसी। और दक्कन में सिविल वॉर। और हैदराबाद है पुल, उत्तर और दक्षिण के बीच में। तो पुल पर कब्जा यानी उत्तर और दक्षिण के ट्रेड पर कब्जा, नॉर्थ और साउथ के ट्रेड पर कब्जा। तो फिर उसने एक ऑटोनोमस राज्य की स्थापना की। ऑटोनोमस, अपने आप को केंद्र से डिटैच नहीं किया। क्यों? अनावश्यक टेंशन क्यों लेना। भाई आपके जो विरोधी हैं वो जनता को भड़का देंगे, ये नमक हराम, बदतमीज। अननेसेसरी टेंशन क्यों लेना। जैसे मेडिवल पीरियड में जो दिल्ली सुल्तान है, उन्होंने खलीफा से अनुमति पत्र लिया इस देश के राजा महाराजाओं को संदेश देने के लिए कि अकेले नहीं है, कच्चा हमारे हैं सेंट्रल एशिया में। और वो एक सिर्फ सामान्य संबंध था, डराने के लिए। ऐसे यहां पे उसने अपने आप को डिटैच नहीं किया, जिससे कि उसके विरोधी जनता को भड़का ना सके। लेकिन डिटैच नहीं किया, लेकिन बिना केंद्र की अनुमति के उसने युद्ध किए, उसने संधियां की, उसने उपाधियां बांटी। और जागीरें बांटी। तो उसने अपने आप को डिटैच नहीं किया, सेंटर से डिटैच नहीं किया, लेकिन वो बिना केंद्र की अनुमति के, विदाउट द परमिशन ऑफ सेंटर, उसने युद्ध किया, उसने ट्रीटी की, उसने उपाधियां दी, उसने जागीरें बांटी। इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट, बाहरी तौर पर वो अभी भी मुगल गवर्नर है, लेकिन आंतरिक तौर पर वो स्वतंत्र है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जागीरदारी सिस्टम। को रिवाइव किया। जागीरदारी सिस्टम को रिवाइव किया। अब जागीरदार कौन? जो छोटे छोटे सामंतों का बॉस है। नोएडा का जागीर बना दिया अवध ओझा को। अब नोएडा में जितने भी छोटे छोटे लंबरदार हैं, उनसे पैसा कौन कलेक्ट करेगा? अवध ओझा। जागीरदारी सिस्टम को रिवाइव किया। क्यों जागीरदारी सिस्टम को रिवाइव किया इसने? जिसको जागीरदार बनाएगा उसका इंटरेस्ट इससे जुड़ेगा ना, तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए।
जब तुम्हारे पास बांटने के लिए कुछ है तो लोग तुम्हारे चारों तरफ इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और सुव्यवस्थित रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। सुव्यवस्थित रेवेन्यू कलेक्शन के लिए दूसरा काम इसने यह किया, समय की मांग, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। सेंटर, केंद्र कोलैप्स कर चुका है, केंद्र कोलैप्स कर चुका है, तो पहला काम इसने क्या किया, ऑटोनोमस स्टेट। बाहरी तौर पर यह जुड़ा रहा मुगल साम्राज्य से, अर्ध स्वतंत्र राज्य, बाहरी तौर पर मुगल साम्राज्य से जुड़ा रहा लेकिन आंतरिक तौर पर इंडिपेंडेंट। युद्ध किए, संधि की, उपाधियां बांटी और जागीर बांटा। दूसरा काम इसने किया, जागीरदारी सिस्टम को रिवाइव किया। नेसेसिटी सिस्टम को रिवाइव किया। क्यों किया? दो रीजन। पहला रीजन स्वयं को मजबूत करने के लिए, टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, स्वयं को मजबूत करने के लिए। यही काम किया बालाजी विश्वनाथ ने। मैं मराठा पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। और दूसरा रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन। तीसरा काम इसने किया, करप्शन पर प्रहार। करप्शन पर प्रहार। करप्शन पर प्रहार, स्पेशली राजस्व विभाग। करप्शन, भ्रष्टाचार मानवीय प्रवृत्ति है, और जब बड़े लोग इन्वॉल्व रहे, जो बड़ा आदमी है ना, जो पदानुक्रम में ऊपर बैठा हुआ है, वो हमेशा आदर्श होता है। जैसे तुम आदर्श हो इस वक्त किसके लिए? क्लास नर्सरी के बच्चों के लिए, फिफ्थ के बच्चों के लिए, कि भैया ऐसे बाल रखाए हुए थे, भैया ऐसे चला रहे थे, भैया ऐसे बैठे हुए थे। जो भी बड़ा है वो आदर्श है। और जब बड़ा कुकर्म करेगा, जब मुगल बादशाह सेंटर में बैठकर घूस लेगा, तो नीचे उसका अधिकारी नहीं लेगा। लेकिन पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। बहुत बड़ा राज है ये, कि पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। ये जो तुम्हारा आज्ञा चक्र है ना, ये तुम्हारे जीवन का जनरेटर है। और अगर तुम बेईमानी करते हो तो ये जनरेटर खराब हो जाएगा। और अगर ये खराब हुआ तो स्त्री पास में होगी, पर फिर चुड़ैल बन के रहेगी वो। एक खराब जनरेटर प्रेम नहीं कर सकता। ये बड़े राज की बात है। तो तुम्हें लगता होगा लोगों के पास पैसा, भैया बहुत पैसा कमा लिए, भैया 100 करोड़ कमा लिए, 500 करोड़ कमा लिए। कभी उनके दिल में बैठ के देखो, कमा तो लिए, कुछ मजा नहीं आ रहा है जीवन में। इसलिए हमारे भारत की संस्कृति में भगवान शिव शक्ति है, संपत्ति नहीं है।
करेंगे क्या? जब शक्ति है, संपत्ति क्या करेंगे? आनंद वैसे ही आ रहा है। बीवी ने कहा मकान चाहिए, कुबेर को पकड़ लाए, मतलब बना सोने का महल। भगवान शिव इस संस्कृति के आदर्श हैं कि आज्ञा चक्र मत खराब करना। यहां पे उनकी तीसरी आंख दिखाई जाती है कि ये आंख को बंद मत होने देना। अगर ये आंख बंद हुई तो तुम क्या क्या खो दोगे, तुमको पता ही नहीं चले। मिर्जापुर सीरीज में एक बहुत बड़ी तत्कालीन समस्या पे ध्यान दिया गया था, उसको उठाया गया था। जब वो अखंडानंद त्रिपाठी और मकबूल जाते हैं डॉक्टर उसके पास, शर्मा के पास, जब वो डॉक्टर शर्मा कहता कि शर्मा से क्या शर्माना, कितना बढ़िया उस सीरीज में इस समस्या पर व्यंग्य किया गया। कहता है आजकल दुनिया में कई सारे पतन हो रहे हैं, राजनीतिक पतन, आदर्श पतन, ये पतन, वो पतन, उसमें से एक पतन है शीघ्र पतन। कहता है ये मकबूल देखो, आदमी अपनी समस्या को बता ही नहीं पा रहा, और ये आज्ञा चक्र के फंसने का परिणाम है। इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी एक ही दवा है, ध्यान। जो मन 24 घंटे बेईमानी में लगा है वो 1 घंटे प्रेम में शुद्ध हो जाएगा। भगवान शिव बहुत महान देश है, ये बहुत भाग्यशाली है जो इस देश में पैदा हुए। ये देखो करप्शन, जब मोहम्मद शाह रंगीला घूस ले रहा है, और जब आप अपनी सत्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो विद्रोह होगा। भगवान कृष्ण का जीवन देखो, योग्य है, योग्य है और योग्यता से निखर रहे हैं। कंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कितने लोगों को भेज रहा है मारने के लिए, परेशान करने के लिए। जहां योग्यता है वहां विरोध है, जहां जिंदापन है वहां विरोध है। मुर्दे का कोई विरोध करता है? मैं गांधी को क्यों महान मानता हूं? जितने भी नेता भड़का कर नेता बनना बहुत आसान है। जितने नेता भड़काते हैं लोगों को, मैं उनको औसत दर्जे का इंसान मानता हूं कि ठीक है, मिनिस्टर बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, पर गांधी नहीं बन पाओगे, भगत सिंह नहीं बन पाओगे। भगत सिंह ने भड़काया किसी को? तो जब भी तुम अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व बनाने की कोशिश करोगे, विरोध होगा। इसका भी हुआ। तो इसने जमींदार, विद्रोही जमींदारों को सप्रेस किया। विद्रोही जमींदारों को का दमन, विद्रोही जमींदारों का दमन। ये तो जमींदार तो समझ ही रहे थे, जब ये युद्ध कर रहा था, संधि कर रहा था, तो जमींदार लॉबी तो समझ रही थी कि तुम तो सेंटर का बात मानते ही नहीं, तो हम तुम्हारा क्यों माने? बोले हम तुमको पीटेंगे इसलिए मानू। ये देखो, मराठों को हैदराबाद की सीमा से बाहर रखा, मराठों को हैदराबाद की सीमा से बाहर। और सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था, ऑर्डरली,
लॉ एंड ऑर्डर, सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था, ऑर्डरली लॉ एंड ऑर्डर। ये देखो, ये था निजामुल मुल्क का काम। ऑटोनोमस स्टेट, अर्ध स्वतंत्र राज्य, जनता को भड़काना नहीं चाहता था कि मैं स्वतंत्र हो चुका हूं, क्या फायदा। अर्ध स्वतंत्र जागीरदारी सिस्टम रिवाइव किया, अपने को मजबूत करने को और कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन करने को, करप्शन पर प्रहार, स्पेशली राजस्व विभाग का, जमींदार विद्रोही जमींदारों का दमन, मराठों को सीमा से बाहर, और लॉ एंड ऑर्डर। 1724 से 1748, 1724, 1724 से 1748, चौथे साल इसने इस पुल को व्यवस्थित रखा, 34 साल। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद ये कंपनी की, यूरोपियन कंपनी की विभाजनकारी ताकतों का हैदराबाद शिकार हो गया। दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे। लेकिन निजामुल मुल्क ने अपने समय की आवश्यकता को पूरा किया। देखो, तुम भाग गए होगे, अंडरलाइन करके भाग गए होगे। कर्नाटक, कर्नाटक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। कर्नाटक कर्नाटक बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र है। कर्नाटक, कर्नाटका नहीं, कर्नाटक। इसकी राजधानी आर्कॉट। आंध्र और तमिलनाडु के बीच का है ये। और दो महत्वपूर्ण केंद्र, एक मद्रास और दूसरा पौंडीचेरी। यूरोपियन कंपनियों के दो प्रमुख अड्डे, एक मद्रास और दूसरा पौंडीचेरी। जो दक्कन के 6 सूबे थे उनमें से एक था ये। दक्कन के 6 सूबों में से एक। One among 6 provinces of Deccan under Hyderabad। हैदराबाद के अधीन। अब तुम इसका इंपॉर्टेंस देख लो कि यूरोपीय कंपनियों के 2 अड्डे इसके अधीन आते थे।
एक मद्रास एक पौंडीचेरी, मद्रास में अंग्रेज बैठे थे, पौंडीचेरी में फ्रेंच। और इसकी स्थापना की सादतुल्लाह ने। सादतुल्लाह के बाद दोस्त अली। हेरिडिटरी, हैदराबाद से परमिशन ही नहीं लिया, हेरिडिटरी। सादतुल्लाह, दोस्त अली, दोस्त अली के बाद अनवरुद्दीन। और यहीं से कलह की शुरुआत अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच में। कर्नाटक, ये सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे हैदराबाद और कर्नाटक से भारत के अभियान की शुरुआत हुई, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बंगाल, बंगाल लैंड ऑफ कुबेर। आज तुम बंगाल देख रहे हो ना, मत देखो। आज तो पूरा भारत, पूरा भारत एक अजीब से अंधकार से घिरा हुआ है। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका है एजुकेशन सिस्टम की। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, 6th का बच्चा 30 किलो का बैग, गवर्नर बना रहे हो कि भगवान बना रहे हो, वो 30 किलो का बैग अगर वो ऐसे लटकाएगा तो उसकी स्पाइन खत्म हो जाएगी। 15 किलो का भी है तो बहुत है, 20 किलो का भी है तो बहुत है। आज का एजुकेशन सिस्टम, टीचर धमकी दे रहा है, पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और उस लड़के को दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारे राजनेता तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ, तो सोच रहा है यार ये तो बर्बाद नहीं हुए, और हमारे पापा तो बहुत पढ़े थे। वो बड़ा विरोधाभास में फंस जाता है कि ये क्या हो रहा है यार। शिक्षा का काम है विजडम को पैदा करना, और जिसके पास विजडम है, बीरबल सामान्य व्यक्ति मुगल दरबार का हिस्सा बना, विजडम, शिक्षा की वजह से नहीं, विजडम की वजह से। शिक्षा का काम है विजडम को पैदा करना, विवेक। सबसे कीमती चीज है विवेक। तो महेश दास जब मुगल दरबार में पहुंचा तो वहां के दरबारियों ने कहा कि साहब आम आदमी है साहब, वो कहां दरबार में बैठाओगे साहब, कैसी बातें कर रहे हो। पर अकबर को पता था कि आदमी तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है। अकबर ने कहा कोई रास्ता निकालो यार। बोले साहब, मुल्ला तो प्यादे ने कहा कि साहब एक ही रास्ता है, हम सवाल करेंगे, अगर जवाब दे दें तो ठीक है। बोले करो। तो मुल्ला तो प्यादे ने महेश दास से पूछा, महेश, बोला हाँ साहब। बोले बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। बीरबल को तो पता ही था कि तुम्हारे मन में कमीनापन चल रहा है, लेकिन बीरबल ने कहा कि सरकार आपके मन में यह चल रहा है कि अकबर अमर हो जाए, दुनिया की सारी सुंदर स्त्रियों से इनका विवाह हो जाए, इनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल जाए, इनका राजवंश कभी खत्म ना हो। अकबर पलटे मुल्ला की तरफ, बोले बताओ मुल्ला। बोले साहब सरकार सोच तो बिल्कुल यही रहा था मैं। इसको कहते हैं विवेक।
अमेरिका में चुनाव होता है तो वहां का प्रेसिडेंट, वहां के राजनेता आगामी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों पर चर्चा करते हैं। यहां पढ़े लिखे लोग, बीएचयू के प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और न जाने कहां कहां के प्रोफेसर आग लगा रहे हैं। व्यवस्था को बदलो। ठीक है, मैं मान रहा हूं लोग आज भी परेशान हैं। शिक्षा व्यवस्था को बदलो। कानून बनाओ जाति व्यवस्था खत्म करने का। कोई अपनी जाति नहीं मेंशन करेगा। चीन ने यही तो किया 1912 में। बंगाल भूमि कुबेर की भूमि यानी संपत्ति, अकूत संपत्ति। क्यों? लैंड ऑफ वेल्थ, लैंड ऑफ वेल्थ। क्यों? पहली उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड। गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब। जाओ कभी बंगाल की तरफ, हरियाली देखो वहां, फर्टाइल लैंड। दूसरा हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, बंगाल का मलमल, सिल्क। और तीसरा कनेक्टिविटी विद गोल्डन लैंड, कनेक्टिविटी विद गोल्डन लैंड। गोल्डन लैंड यानी इंडो चाइना। इंडो चाइना को बोलते थे गोल्डन लैंड। क्यों? क्योंकि यहां सिल्क आता था। कहां से? चीन से। और यहां मसाला आता था। कहां से? इंडोनेशिया और मलेशिया से। इसलिए दिल्ली की गद्दी पर जो भी बैठता था उसको बंगाल पर कब्जा करना होता था। और इंडो चाइना से ही आता था बंगाल। तो बंगाल लैंड ऑफ वेल्थ, कुबेर की भूमि, फर्टाइल लैंड, हैंडीक्राफ्ट और कनेक्टिविटी विद स्वर्ण भूमि। कौन है स्वर्ण भूमि? इंडो चाइना, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सब स्वर्ण भूमि है। और यहां पर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री बनाई 1651 में, हुगली। हुगली में। और 1717 में शेरशाह फारुखसियार का फरमान। सोलह सौ इक्यावन में हुगली में उन्होंने अपना अड्डा बनाया। और 1717 में फारुखसियार का फरमान, दस्तक दे दिया, पास, तमाम सुविधाएं दे दी व्यापार और वाणिज्य की। तमाम सारी सुविधाएं। और इस भूमि का 1700 में दीवान बना, दीवान मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान
और 1717 में बना सूबेदार। 1700 में दीवान और 1717 में सूबेदार। इसके बाद सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान, सरफराज खान के बाद अली वर्दी खान। पहले मुर्शीद कुली खान पर चर्चा कर लेते हैं। यह थी पृष्ठभूमि, यह है बैकग्राउंड। बंगाल, इसलिए अंग्रेजों ने दक्षिण के बाद सीधे बंगाल पर हमला किया कि अगर कुबेर कब्जे में आ गया तो यहां के धन से हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लेंगे। परिस्थितियां भी ऐसी थी कि उनको मौका मिल गया। चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। मुर्शीद कुली खान, केंद्र कमजोर, 1717 केंद्र कमजोर, सैयद बंधु और फारूक सियार में चल रहा है टसल, मम्मी पापा लड़ रहे हैं और बच्चे छत पे बैठ के ताश खेल रहे हैं। जब भी केंद्र कमजोर होगा सूबेदार फायदा उठाने की कोशिश करेगा। सूबेदार फायदा उठाने की कोशिश करेगा। जब भी केंद्र कमजोर हो, इसने भी ऑटोनोमस स्टेट